बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट क्या है? कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने के बाद भी फॉरेन रिजर्व्स क्यों बढ़ते हैं? कंट्रीज गोल्ड क्यों सेल करती हैं और वर्ल्ड बैंक से कर्ज क्यों लेती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पे क्या इफेक्ट होता है? इंडिया ने 1991 में वर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे संभाला था? कैसे? आइए समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन है फॉरेन कंट्रीज के साथ गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स का। करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट का सम 0 के बराबर होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन कंट्रीज के लिए यह अचीव करना मुश्किल होता है। इस इक्वेशन में डिसइक्विलिब्रियम 5 रीजंस के कारण आता है: साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम बिजनेस साइकिल के कारण आता है: रिसेशन, एक्सपेंशन, बस्ट, बूम। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे कारण से आता है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम लेबर्स के स्किल सेट और कंपनीज के लेबर रिक्वायरमेंट के मिसमैच से आता है। टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम सीजनल फ्लक्चुएशन और इकोनॉमिक शॉक जैसे रीजन से आता है। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम कंट्री में डायनामिक फैक्टर्स के रीजन से आता है, जैसे कि मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, प्राइस, डिमांड इलास्टिसिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट से कंट्री में कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो मेजर होता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फॉरेन रेजिडेंट्स अपनी कंट्री से डेट लेते हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स फॉरेन रेजिडेंट्स अपनी कंट्री के बैंक्स में मनी डिपॉजिट करते हैं। एफडीआई, एफआईआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एनआरआई डिपॉजिट्स का सम ही कैपिटल अकाउंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट क्या है? कंट्री की कितनी नेट इनकम हुई है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, डोनेशंस, फॉरेन एड और इन्वेस्टमेंट से करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट का पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ट्रेड डेफिसिट हो जाता है अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि इंपोर्ट्स से कंट्री का पैसा देश से बाहर ज़्यादा जा रहा होता है कंपेयर टू पैसा एक्सपोर्ट्स से कंट्री में आ रहा होता है। ट्रेड सरप्लस में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स से देश में पैसा ज़्यादा आ रहा होता है और इंपोर्ट्स से कंट्री से पैसा कम बाहर जा रहा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंशियल अकाउंट क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है, जैसे गोल्ड, करेंसी, डेरिवेटिव्स, इक्विटीज, बॉन्ड्स। रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच, इंक्लूडिंग क्लेम्स और लायबिलिटीज नॉन रेजिडेंट्स को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज का डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक कंट्री के एसेट्स होल्ड करता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश इक्विवेलेंट। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में फॉरेन करेंसी कितनी इन्वेस्टेड है। रिजर्व एसेट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, कितने एक्सटर्नल एसेट्स सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स में है। यही सब के सम से बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंशियल अकाउंट बनाता है। कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने के बाद भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों बढ़ते हैं? कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ करंट अकाउंट पे डिपेंड नहीं करते। कंट्री में फॉरेन करेंसी सिर्फ एक्सपोर्ट से नहीं आती। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट्स जैसे कई सोर्स है जिनसे डोमेस्टिक कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है। अगर ये सोर्सेस कंट्री के लिए अच्छा करते हैं, जैसे इंडिया के लिए कुछ सालों से अच्छा कर रहे हैं,
तो कंट्री के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ जाते हैं ट्रेड डेफिसिट होने के बाद भी। कंट्रीज गोल्ड क्यों सेल करती हैं और वर्ल्ड बैंक से कर्ज क्यों लेती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के कारण, जिसमें करंट अकाउंट आता है। अगर कंट्री के पास एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज़्यादा होते हैं तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी ज़्यादा है। वही अगर कंट्री के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम होंगे। कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। अगर कंट्री में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो एफडीआई, फी, एक्सटर्नल बोरोइंग और एनआरआई डिपॉजिट से तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ज़्यादा होंगे। वही अगर पैसा कम आ रहा होगा तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी कम होंगे। ज़्यादा इंपोर्ट्स का होना और कम पैसा कंट्री में आना बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कर देते हैं। अगर ज़्यादा इंपोर्ट्स कम एक्सपोर्ट्स हो रहे होंगे और कम पैसा कंट्री में आ रहा होगा या ज़्यादा पैसा देश से जा रहा होगा तो कंट्री को सोना बेचना होगा फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, या फिर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना होगा फॉरेन करेंसी का डोमेस्टिक करेंसी के बदले। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या है? एक्सपोर्ट्स का इंपोर्ट्स से ज़्यादा होना, ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में होना यानी करंट अकाउंट सरप्लस, और ज़्यादा पैसा देश में आना एफडीआई, फी, एक्सटर्नल बोरोइंग और एनआरआई डिपॉजिट से ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में होना यानी कैपिटल अकाउंट सरप्लस। इन दोनों का सम बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस बनाता है। कंट्री के पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व होगा तो कंट्री को वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लेना होगा और ना ही सोना बेचना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब सेंट्रल बैंक कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है, जैसी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें मनी सप्लाई बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खर्चा करने लगते हो, जिसके कारण दूसरे कंट्री से सामान ज़्यादा देश में आने लगता है, यही इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है। वही अगर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी कंडक्ट करती है, जैसी कि कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें टैक्स बढ़ा दिया जाता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम होती है, जिससे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं, जिससे करंट अकाउंट सरप्लस इंक्रीज होता है, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है। तो पॉलिसी एक्शंस के कारण अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है तो इंपोर्ट्स भी कम हो जाते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है। वही अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाती है तो इंपोर्ट्स भी बढ़ जाते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है। इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो बिजनेसमैन ज़्यादा लोन लेते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है। वही अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बिजनेसमैन कम लोन लेता है और कम प्रोडक्शन करता है, जिससे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है। 1991 में इंडिया ने वर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे संभाला था? इंडिया ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, जिसमें से डिवैल्यूएशन एक था। गवर्नमेंट ने करेंसी की कीमत फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम कर दी थी, जिससे फॉरेनर्स को $1 के बदले ज़्यादा इंडियन करेंसी मिलती थी। फॉरेनर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स चीप हो गए थे, वो कम डॉलर में ज़्यादा इंडियन करेंसी लेकर ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद कर रहे थे, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े, ट्रेड सरप्लस हुआ और बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हुआ जो डेफिसिट हो गया था। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी की गई थी, टैक्स बढ़ाना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई और इंपोर्ट्स कम हुए। इंपोर्ट्स के कम होने से करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हुआ, जो बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो गया था। इंडिया ने कुछ ट्रेड अग्रीमेंट्स भी किए, जिसमें टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटी और ट्रेड क्वोटास हटा दिए गए, जिससे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुए और बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्शन हुआ। दैट्स ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
and press like button for more such detailed videos.